केरल और तमिलनाडु की सीमा पर एक ऐसा जंगल है जिसके आसपास भी जाने से लोग कांप उठते हैं। वजह सिर्फ एक, इस जंगल में जो एक बार घुस गया वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। यहाँ तक कि उसकी लाश भी कोई बाहर नहीं ला पाया। एक बार अनजाने में कुछ पुलिस वाले इस जंगल में दाखिल हो गए और बस उसी पल से वो एक ऐसे रहस्य के जाल में फंसते चले गए जिससे निकलना नामुमकिन था। इस जंगल में वक्त भी अपने नियम से नहीं चलता। यहाँ समय एक चक्र की तरह घूमता है और जो भी अंदर जाता है वो टाइम लूप की भूल भुलैया में हमेशा के लिए खो जाता है। आखिर इस जंगल की गहराई में ऐसा क्या छिपा है? क्या इस अनसुलझे रहस्य का पर्दा कभी उठ पाएगा? जानने के लिए चलिए आज हम घूम कर आते हैं इसी रहस्यमयी जंगल से। रात का घना अंधेरा, जंगल में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। हैरिकेन और मशाले लिए कुछ लोग जंगल की गहराइयों में उतर रहे थे। उनकी अगुवाई कर रही थी एक विदेशी पुर्तगाली औरत। उनके साथ थे बोरों में बंद 2 शव। पुर्तगाली औरत ने इशारा किया और एक बोरा खोला गया। अंदर एक लड़की की लाश थी। औरत ने नफरत भरी नजरों से उसे देखा और लाश पर थूक दिया। फिर हुक्म दिया, इस लड़की को यहाँ से हटाओ और उस गड्ढे में फेंक दो। लड़की के बगल में एक नौजवान की लाश थी। शायद इन दोनों के बीच कोई प्रेम कहानी थी और यही बात पुर्तगाली औरत बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उसने हुक्म दिया, इन दोनों की लाशें भी अलग अलग दफना दो ताकि मरने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे के पास ना रह सकें। लड़की की लाश को गड्ढे में फेंकने के बाद वो लोग नौजवान की लाश लेने वापस आए, लेकिन ये क्या, लाश वहां से गायब थी। मतलब वो नौजवान मरा नहीं था, वो सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था और मौका देखकर भाग निकला। पुर्तगाली औरत गुस्से से लाल हो गई। उसने हुक्म दिया, उसे ढूंढ कर लाओ और खुद भी चिल्लाने लगी, जेम्स, जेम्स, तुम कहाँ हो? जेम्स अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता रहा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। वो दौड़ते दौड़ते सीधे उसी पुर्तगाली औरत के सामने आ खड़ा हुआ। औरत के दोनों आंखें अजीब थीं। एक आंख के नीचे काले धब्बे और उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि देखते ही दिल कांप उठे। औरत ने नर्म आवाज में जेम्स को पास बुलाया। जेम्स डरते डरते उसके पास गया और अचानक उसने अपना छुरा औरत के पेट में घोंप दिया और भागा। औरत का चेहरा दर्द से ऐंठ गया। उसने पेट से छुरा निकाला और शायद वहीं दम तोड़ दिया। लेकिन इस जंगल की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। यहाँ और भी कई लोग आए और हमेशा के लिए खो गए। उनमें एक प्यून जैसा दिखने वाला आदमी था जो पेड़ों पर कोई दिशा निर्देश बना रहा था। 2 पुलिस वाले थे जो अलग अलग रास्तों से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। उनमें से एक गड्ढे में फंस गया था, फिर किसी तरह वो बाहर निकला और भागने लगा। ठीक उसी वक्त कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स जंगल में एडवेंचर के लिए आए हुए थे। उनमें एक लड़की बंदूक से सुअर का शिकार करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसकी सहेली ने गलत जगह पैर रखा, आवाज हुई और सुअर भाग गया। तभी झाड़ियों में कोई आहट हुई। लड़की ने शिकार समझकर गोली चला दी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जब वो आगे बढ़ी और देखा तो उसकी रूह कांप गई। गोली उस पुलिस वाले को लगी थी जो अभी अभी गड्ढे से निकला था और वो वहीं ढेर हो गया। बस उसी पल से जंगल का माहौल पूरी तरह बदल गया। आसमान पर अचानक काला अंधेरा छा गया। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी और सबसे डरावनी बात, उसी पुर्तगाली औरत की आवाज हवा में तैरती सुनाई दी, जेम्स, तुम कहाँ हो? इतनी सारी आवाजें एक साथ गूंज रही कि सबके कान फटने लगे। सबने अपने कान दबा लिए। आवाज बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा था? इस रहस्य का पर्दा यूं ही नहीं उठेगा। किसी को तो जाना होगा, गहराई में उतरना होगा। और इसीलिए अब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं एक पुलिस कांस्टेबल पर जिसका नाम है आनंद। आनंद के साथ साथ हम भी इस जंगल में उतरेंगे और इस रहस्य की तह तक पहुंचेंगे। उन दिनों आनंद की पोस्टिंग एक दूसरी जगह पर थी। उसकी पत्नी नीतू प्रेग्नेंट थी। उसी दिन वो नीतू को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल लाया था। बेंच पर बैठे बैठे आनंद की आंख लग गई। जब अचानक नींद टूटी तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। कुछ पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो असल में है कहाँ। एक स्टाफ की आवाज ने उसे होश में लाया। आनंद डॉक्टर के कैबिन में पहुंचा। डॉक्टर ने बताया, नीतू की डिलीवरी में अभी 1 महीना बाकी है। तब तक आनंद को नीतू का अच्छे से ख्याल रखना है। लेकिन समस्या ये थी कि आनंद के पास नीतू की देखभाल करने का वक्त ही नहीं था। आज ही रात उसे वेलुर्गा-काडु के लिए निकलना था। उसका ट्रांसफर वहीं हुआ था। आनंद ने नीतू से वादा किया, डिलीवरी से पहले वो मेडिकल लीव लेकर जरूर वापस आ जाएगा। और फिर आनंद रवाना हो गया। वेल्लूर-काडु थाने तक पहुंचने के लिए जंगल के अंदर से एक रास्ता गुजरता था। बस ने आनंद को उसी जंगल के मुहाने पर उतार दिया। बस से उतरते ही आनंद के पास उसके अंकल का फोन आया। खबर सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। नीतू की तबीयत बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा था आज ही डिलीवरी करवानी पड़ेगी। आनंद घबरा गया। उसने जल्दी से वेल्लूर-काडु जाने वाली एक जीप पकड़ ली, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। फोन पर भी वो नीतू से बात नहीं कर पा रहा था।
उसकी हालत देखकर एक यात्री ने अपना फोन बढ़ाया और बोला, भाई साहब, यहाँ BSNL के अलावा और किसी का नेटवर्क नहीं चलता, मेरा फोन ले लो। आनंद ने उस आदमी का फोन लेकर नीतू को कनेक्ट किया और जो खबर मिली उसने आनंद की सारी थकान मिटा दी। उसकी एक प्यारी सी बेटी हुई थी। आनंद की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसी पल जंगल के अंदर से एक खूबसूरत हिरन ने झांक कर देखा। आनंद के दिल को जैसे और सुकून मिल गया, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिका। अगले ही पल एक हादसा हो गया। जंगल के अंदर से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और सीधा गाड़ी के सामने आ गिरा। गाड़ी से टकराकर वो बुरी तरह घायल हो गया। उसके बूट देखकर आनंद को समझते देर नहीं लगी ये कोई पुलिस वाला है। उसकी जेब से एक वॉकी टॉकी भी मिली जिस पर कट कट कर सिग्नल आ रहा था। ड्राइवर और एक यात्री ने आनंद को रोका, भाई पुलिस आने तक इसे हाथ मत लगाओ। लेकिन आनंद ने झड़क कर कहा, मैं खुद पुलिस वाला हूं, और उस घायल आदमी को लेकर अस्पताल भागा। अस्पताल में उस आदमी का इलाज शुरू हो गया और आनंद बाहर बेंच पर बैठ गया। नीतू ने उसे बेटी की तस्वीरें भेजी थीं। आनंद उन्हीं तस्वीरों को निहार रहा था। उसी वक्त वहां के सब इंस्पेक्टर अशोकन पहुंच गए। आनंद ने उन्हें सलाम किया और उस घायल आदमी का बटुआ सौंप दिया। अशोकन ने बटुआ खोला। अंदर एक सर्विस ID कार्ड था। नाम लिखा था पीटर जॉन और वो था पेरूमलाई थाने का स्टाफ। अशोकन ने ID की तस्वीर खींचने का हुक्म दिया और पेरूमलाई थाने में खबर पहुंचाने को कहा। आनंद नया नया आया था, इसलिए अशोकन ने सोचा चलो उसके बारे में थोड़ी जान पहचान कर लें। दोनों कैंटीन में चाय पीने पहुंच गए। बातचीत के दौरान अशोकन ने पूछा, घर में कौन कौन है तुम्हारे? आनंद ने जवाब दिया, बस मेरी पत्नी है और कुछ घंटे पहले जो बेटी पैदा हुई। मेरे पिता का तो जन्म से पहले ही देहांत हो गया था, वो भी पुलिस वाले थे। माँ भी पिता के गम में चल बसी। उसके बाद चाचा चाची ने मुझे पाला। अशोकन ने सिर हिलाया और पूछा, ये बताओ तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ क्यों किया गया? आनंद हल्की हंसी हंसा, सर सजा के तौर पर। पत्नी की प्रेगनेंसी के दौरान मुझे ठीक से नींद नहीं मिल पाती थी। एक दिन ड्यूटी पर ही मेरी आंख लग गई। सीनियर अफसर सामने से गुजरे और मैंने सलाम नहीं किया, बस इसी गलती की सजा मिली। अशोकन ने उसे तसल्ली दी, यहाँ इतनी सख्ती नहीं है, तुम बेफिक्र होकर ड्यूटी कर सकते हो। आज ज्वाइनिंग की औपचारिकता पूरी कर लो और कुछ दिन के लिए अपनी पत्नी और बेटी के पास जाकर रह आओ। यहाँ कोई बड़ा काम नहीं है, बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन जिंदगी के अपने प्लान कुछ और ही थे। तभी अशोकन के पास कांस्टेबल रशीद का फोन आया। रशीद ने बताया, सर हम जंगल के रास्ते में पेट्रोलिंग कर रहे थे, एक गाड़ी रोककर तलाशी ली। कुछ बिगड़ा लड़के यहाँ वीडियो शूट कर रहे थे, लग रहा है किसी रसूखदार परिवार के लड़के हैं। ASI रेजिनो ने पकड़ लिया है। ये सुनते ही अशोकन के माथे पर बल पड़ गए। उन्हें रेजी का स्वभाव पता था, वो किसी की परवाह नहीं करता। कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा ना हो जाए उससे पहले रशीद ने अशोकन को जंगल आने को कहा। जंगल में रेजी अभी तक शांत था, लेकिन वो लड़के बदतमीजी पर उतर आए थे। उनमें से एक बोला, ये जंगल हमारे बाप की प्रॉपर्टी है, हम जो चाहें वो करेंगे। रेजी ने अब तक चुप्पी इसीलिए साधी थी क्योंकि एक लड़की मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन तभी उसके फोन पर पिता का कॉल आ गया और रिकॉर्डिंग रुक गई। बस यही मौका था। रेजी ने लड़कों को धुन कर रख दिया। लड़की को धमकाया, वीडियो बंद करो। एक लड़के ने रेजी को लात मार दी। अब तो रेजी का गुस्सा साथ में आसमान पर था। उसने और जोर से पीटना शुरू कर दिया। एक लड़का जान बचाने के लिए जंगल के अंदर भाग गया। रेजी उसके पीछे दौड़ा। थोड़ी ही दूर जाकर रेजी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी उसकी नजर सामने पड़ी। जमीन पर एक लाश पड़ी थी। ये वही पुलिस वाले की लाश थी जो गड्ढे से निकलकर भागा था और गलती से कॉलेज की लड़की की गोली खाकर मर गया था। तब तक उसका चेहरा सड़ चुका था। जानवरों ने उसे नोच डाला था। उसके ऊपर कीचड़ की मोटी परत जम गई थी, जिसकी वजह से पहचान करना नामुमकिन हो गया था। थोड़ी देर बाद अशोकन, आनंद और बाकी स्टाफ भी जंगल में पहुंच गए। रेजी ने अंदाजा लगाया, ये लाश शायद पेरूमलाई थाने के किसी स्टाफ की है। हमारे थाने का तो कोई स्टाफ मिसिंग नहीं है। उन्होंने पेरूमलाई थाने से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कनेक्ट ही नहीं हो पाया। अगर ये लाश पेरूमलाई थाने की है तो जरूर पीटर का कोई साथी होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका एक और साथी स्टीफन अब तक जंगल के अंदर ही था। उसके घुटने में गोली लगी थी और वो बुरी तरह जख्मी था। वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं होता रहा था। बार बार वो अपने साथियों पीटर और मुथुवेल को आवाजें दे रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। स्टीफन के पास अपनी वॉकी टॉकी थी और पीटर की वॉकी टॉकी आनंद के पास थी, वही जो हादसे के वक्त उसे मिली थी। अचानक स्टीफन की वॉकी टॉकी आनंद की वॉकी टॉकी से कनेक्ट हो गई। अशोकन ने रिसीव किया। दूसरी तरफ से स्टीफन ने अपनी हालत बताई। अशोकन ने जवाब दिया, देखो भाई, हम केरल पुलिस के लोग हैं। तुम जहां हो वो इलाका हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तुम पेरूमलाई थाने से संपर्क करो। लेकिन स्टीफन की आवाज कांप रही थी। सर, मैं
किसी से भी संपर्क नहीं कर पा रहा। मेरी हालत बहुत खराब है, अगर मदद नहीं मिली तो मैं यहीं मर जाऊंगा। स्टीफन की दर्द भरी आवाज सुनकर अशोकन ने जीप रुकवा दी। पेरूमलाई थाने को कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहा था। वॉकी टॉकी जीप के ऊपर रखी थी। तभी आनंद ने स्टीफन की एक बात सुन ली। स्टीफन रो रहा था, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, जल्दी ही हमारा बच्चा होने वाला है। अगर मुझे बचा नहीं लिया तो मैं अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाऊंगा। ये शब्द सुनकर आनंद का दिल भर आया। आखिर वो भी तो यही दर्द जानता था। कुछ ही घंटे पहले वो भी इसी एहसास से गुजरा था। आनंद ने अशोकन को समझाया, सर, इंसानियत के नाते भी हमें स्टीफन को बचाना चाहिए, वरना खून बहते बहते वो मर जाएगा। लेकिन रेजी ने विरोध किया। ये जंगल बहुत खतरनाक है, पूरा जंगल रहस्य से घिरा हुआ है, हम किसी अनजान आदमी के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकते। आनंद ने एक चालाक चाल चली, रेजी के अहंकार पर चोट की। सर, क्या आप गिर गए? बस ये बात रेजी को चुभ गई। उसका खून खौल उठा। तुरंत बोला, चलो अंदर जाते हैं। और इस तरह अशोकन, रेजी और आनंद तीनों जंगल के अंदर दाखिल हो गए। अब सवाल यह है, स्टीफन और उसके साथी जंगल में आए ही क्यों थे? असल में वो लोग कुछ अपराधियों को प्रिजन वैन में ले जा रहे थे। एक कांस्टेबल को नींद आ गई थी। अपराधियों ने मौका देखकर उसकी बंदूक छीन ली और उसके कंधे पर गोली मार दी। बाकियों को होश आया, लेकिन देर हो चुकी थी। अपराधियों ने गाड़ी रुकवाई और जंगल में भाग खड़े हुए। अब अगर अपराधियों को पकड़ नहीं पाए तो सबकी नौकरी खतरे में थी। इसलिए 5 पुलिस स्टाफ जंगल में उतरे, लेकिन अपराधी पहले से पोजीशन लेकर छिपे बैठे थे। उन्होंने कांस्टेबल को मारकर पेड़ से लटका दिया। कांस्टेबल मुथुवेल यहीं का स्थानीय आदमी था। बचपन से जंगल के किस्से सुनता आया था। उसने स्टीफन को बताया, सर, सालों पहले इस जंगल में एक मंदिर हुआ करता था। यहाँ के लोग कौवे को पवित्र मानते थे। उन्होंने कौवे की मूर्ति बनाई और कौवा देवता की पूजा शुरू कर दी। लेकिन फिर एक दिन भक्ति की हद पार हो गई। यहाँ नरबलि शुरू हो गई और बस तभी से ये जंगल शापित हो गया। नियम बना, इस जंगल की मिट्टी पर एक बूंद खून भी नहीं गिरना चाहिए और ना ही जोर से कोई आवाज निकलनी चाहिए। बातें करते करते वो दोनों एक विशाल कौवे की मूर्ति के सामने आ खड़े हुए। मूर्ति देखकर एक बात तो साफ हो गई, इस जंगल में सच में कोई पुराना मंदिर था। स्टीफन ने मुथुवेल को एक तरफ अपराधियों को ढूंढने भेजा और खुद दूसरी तरफ चला गया। थोड़ी ही देर बाद मुथुवेल की चीख सुनाई दी। स्टीफन दौड़ा और देखा 2 अपराधी मुथुवेल को मारने की कोशिश कर रहे थे। आत्मरक्षा में स्टीफन ने एक अपराधी को गोली मार दी। बस उसके शरीर से कुछ बूंदें खून जमीन पर गिरीं और जंगल का माहौल बदल गया। चारों तरफ काला अंधेरा छा गया। डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। और हाँ, वही पुर्तगाली औरत की आवाज, जेम्स, तुम कहाँ हो? इन आवाजों को बर्दाश्त करना मुश्किल था। सब ने अपने कान दबा लिए। काफी देर बाद जब सब शांत हुआ तो स्टीफन ने नजर दौड़ाई। वहां उसके अलावा कोई नहीं था। सब गायब थे। स्टीफन पागलों की तरह अपने साथियों को ढूंढने लगा और इसी तलाश में वो खुद रास्ता भटक गया और वहीं फंस कर रह गया। अशोकन, रेजी और आनंद जंगल के अंदर बढ़ते जा रहे थे। अशोकन ने मजाक में रेजी से पूछा, क्या तुम अब भी इन गांव वालों की कहानियों पर यकीन करते हो? आनंद ने उत्सुकता से पूछा, यहाँ की क्या कहानी है सर? अशोकन ने बताना शुरू किया, इस जंगल में जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। मिसिंग केस की एक लंबी फहरिस्त है। पहली शिकायत 1960 में आई थी। पास के एक एस्टेट में एक स्थानीय लड़की काम करती थी। उस एस्टेट की मालकिन एक पुर्तगाली औरत थी। औरत ने अपने से बहुत छोटी उम्र के एक लड़के से शादी की थी। औरत थोड़ी साइको थी। उसके पति का संबंध बाद में उस स्थानीय लड़की से हो गया। बस इसी जलन में पुर्तगाली औरत अपने पति और लड़की को जंगल में पकड़ कर ले आई और दोनों को मार डाला। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक पुर्तगाली औरत भी मारी गई थी। लोगों का कहना है इन तीनों की आत्माएं आज भी इसी जंगल में भटकती हैं। अशोकन ने आगे बताया, जब मैंने यहाँ कार्यभार संभाला था तब एक लाश मिली थी। हाल ही में जो लाश मिली है उसके आसपास से ही वो लाश भी मिली थी, लेकिन उस लाश का सिर गायब था, इसलिए पहचान नहीं हो पाई। इस लाश को लेकर भी लोगों में तरह तरह की बातें फैलीं। कहा गया ये 80 साल पहले मरने वाले उसी जेम्स की लाश है। पुलिस ने बहुत ढूंढा लेकिन सिर नहीं मिला। हाँ, बहुत बाद में एक खोपड़ी जरूर मिली थी। हो सकता है वो खोपड़ी उसी लाश की हो। तभी अशोकन की वॉकी टॉकी फिर से बजी। स्टीफन कनेक्ट हो गया। उसने बताया, मैं एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा हूँ। पेड़ मनी प्लांट जैसा दिखता है। तीनों ऐसा पेड़ ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो उसी कौवे की मूर्ति के सामने पहुंच गए। तभी फिर से स्टीफन से कनेक्शन जुड़ा। स्टीफन ठीक से बता नहीं पा रहा था वो मंदिर की किस तरफ है, बस इतना कह रहा था, मैं यहीं आसपास हूँ। तीनों ने पहले दाहिनी तरफ ढूंढने का फैसला किया। तभी अशोकन के मोबाइल पर अचानक नेटवर्क आ गया और पेरूमलाई थाने के एक एएसआई का कॉल बैक आया। अशोकन ने पहले ही उसे कॉल किया था लेकिन तब रिसीव नहीं हुआ था। अशोकन ने सारी बात बताई। जंगल में पेरूमलाई थाने का एक अफसर फंसा हुआ है, हम उसे बचाने आए हैं। एएसआई ने पोजीशन पूछी। अशोकन ने मूर्ति की बात बताई, हम यहीं हैं। ये सुनते ही दूसरी तरफ से एक चौंकाने वाली आवाज आई, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? वहां क्यों गए आप लोग?
अशोकन ने जवाब दिया, स्टीफन नाम के एक आदमी ने कनेक्ट होकर बताया वो आपके थाने का स्टाफ है। एएसआई की आवाज में चिढ़ थी। हमारे थाने में स्टीफन नाम का कोई स्टाफ नहीं है, आप जल्दी से जंगल से बाहर निकलिए। अब तीनों के माथे पर पसीना आ गया। आखिर किसकी बात पर भरोसा करके वो यहाँ तक चले आए थे। तभी फिर स्टीफन से कनेक्शन जुड़ा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे जल्दी बचा लो। आनंद ने अशोकन से एक बार फिर रिक्वेस्ट की, सर एक बार और पेरूमलाई थाने के एएसआई से बात कीजिए। अशोकन ने फिर कॉल लगाया और पूरी बात विस्तार से बताई। आज सुबह पीटर नाम के एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। उसके सर्विस आईडी पर पेरूमलाई थाना लिखा है। एक लाश भी मिली है, शायद वो भी आपके थाने की है। और जंगल के अंदर से स्टीफन नाम का कोई आदमी भी मदद मांग रहा है। वो भी कह रहा है वो पेरूमलाई थाने का है। आप एक बार ठीक से जांच कर लीजिए। एएसआई ने कहा, आज हमारी मीटिंग थी, थाने का हर स्टाफ मीटिंग में मौजूद था। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ ये लोग हमारे नहीं हैं। अब आनंद ने हस्तक्षेप किया, सर स्टीफन जिस आत्मविश्वास से अपनी पहचान बता रहा है, मुझे नहीं लगता वो झूठ बोल रहा है। एक बार आप उससे खुद बात करके देखिए। स्टीफन अब भी वॉकी टॉकी पर कनेक्ट था। आनंद ने उससे कहा, स्टीफन पेरूमलाई थाने के एएसआई आपसे बात करना चाहते हैं। एएसआई का नाम सुनते ही स्टीफन उत्सुक हो गया। एएसआई? पेरूमलाई थाने के एएसआई तो मुथुवेल है। और वो मुथुवेल को सोचकर बात करने लगा। लेकिन मौजूदा एएसआई का नाम मुथुवेल नहीं था। मुथुवेल का नाम सुनते ही वो बुरी तरह चौंक गया। कांपती आवाज में पूछा, स्टीफन का पूरा नाम क्या है? क्या स्टीफन जॉर्ज? जब स्टीफन ने अपना पूरा नाम कंफर्म किया तो एएसआई का चेहरा पीला पड़ गया। फिर पूछा, और मुथुवेल का पूरा नाम? स्टीफन ने जवाब दिया, मुथुवेल मारियप्पन। और बस इतना सुनते ही एएसआई के सर पे जैसे आसमान टूट पड़ा। कांपती आवाज में बोला, स्टीफन हमारे थाने के एसआई हुआ करते थे, लेकिन ये बात करीब 30 साल पुरानी है। 26 मई 1994 को स्टीफन और उनकी टीम कुछ अपराधियों को पकड़ने जंगल में गई थी और कभी वापस नहीं लौटी। उनके बाकी साथी थे मुथुवेल, पीटर, मुनिस्वामी और सेल्वम। और मुथुवेल मारियप्पन मेरे पिता थे। एएसआई की आवाज टूटने लगी। ये लोग आज भी जिंदा हैं? ये नामुमकिन है। सिर्फ ये नहीं, इस जंगल में जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। आप लोग जल्दी से जंगल से बाहर निकलिए। रेजी पहले से ही चेतावनी दे रहा था। अब उसने आनंद पर बरस पड़ा, लेकिन अशोकन ने उसे रोक दिया। हम एक इंसान की पुकार सुनकर यहाँ आए हैं, उसे बचाए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये सुनकर रेजी गुस्से में वहां से चला गया। तभी फिर स्टीफन से कनेक्शन जुड़ा। उसने पेड़ का विवरण दोहराया। आनंद ने नजर दौड़ाई। ठीक उनके सामने वैसा ही पेड़ खड़ा था। तीनों दहशत के साथ पेड़ की तरफ बढ़े। तभी आनंद के हाथ की वॉकी टॉकी यानी पीटर वाली वॉकी टॉकी पर स्टीफन ने कहा, जंगल में एक पुलिस एएसआई की लाश पड़ी है। मैं उससे टकराकर गिर गया। वर्दी देखकर लग रहा है ये केरल पुलिस की वर्दी है। नेम टैग पर लिखा है MG अशोकन। आनंद के होश उड़ गए। उसने बगल में खड़े अपने सीनियर अफसर की तरफ देखा। उनकी वर्दी के नेम टैग पर भी हूबहू वही लिखा था, MG अशोकन। अगर अशोकन मर चुके हैं तो फिर ये उनके पास खड़े कौन हैं? आनंद की हैरानी अभी खत्म नहीं हुई थी। स्टीफन ने जो लोकेशन बताई थी वहां पहुंचकर आनंद ने देखा वहां एक कंकाल पड़ा था, लेकिन स्टीफन तब भी वॉकी टॉकी पर कनेक्टेड था। आनंद ने पूछा, आप कितनी देर से इस जंगल में हैं? स्टीफन ने जवाब दिया, बस 2-3 घंटे से। आनंद ने धड़कते दिल से अगला सवाल पूछा, और आज की तारीख क्या है? स्टीफन का जवाब था 26 मई 1994। यानी स्टीफन 30 साल पुरानी तारीख बता रहा था। आनंद का दिमाग बिल्कुल चकरा गया, लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। उधर अस्पताल में एक्सीडेंट में घायल पीटर की मौत हो गई। उसे देखने उसका परिवार आया और यहाँ भी एक अजीब हादसा हुआ। अस्पताल में कांस्टेबल जोशी ड्यूटी पर था। उसने अशोकन को फोन करके बताया, सर पीटर का परिवार आया है। एक 50 साल की औरत कह रही है वो पीटर की पत्नी है, लेकिन पीटर तो देखने में मुश्किल से 30 साल का जवान लगता है। मुझे लगा औरत फ्रॉड है, लेकिन उसके बेटे ने पीटर का आईडी कार्ड दिखाया और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आईडी कार्ड के हिसाब से पीटर की उम्र कम से कम 65 साल होनी चाहिए और कार्ड की तस्वीर हूबहू पीटर के चेहरे से मिलती है। परिवार वालों का कहना है पीटर 30 साल पहले इसी जंगल में खो गया था। जोशी पूरी तरह घबरा गया था। समझ नहीं आ रहा था इस अजीब हालात को कैसे संभाले। रहस्य का जाल और गहरा हो गया जब फॉरेंसिक अधिकारी जंगल से मिली लाश की जांच करने पहुंचे। लाश का चेहरा तो सड़ चुका था, लेकिन शरीर साफ करने पर और जेब से मिले आईडी कार्ड से पता चला ये पेरूमलाई थाने का स्टाफ नहीं है, ये केरल पुलिस का अफसर है। और सबसे चौंकाने वाली बात, सारे विवरण के मुताबिक ये लाश रेजी की है। मतलब रेजी ने खुद अपनी ही लाश को ढूंढ निकाला था। जब कांस्टेबल ने घबराते हुए अशोकन को फोन किया तो अशोकन भड़क गए, क्योंकि रेजी तो अब तक उन्हीं के साथ था। इधर वर्तमान का रेजी जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी वो एक गड्ढे में जा गिरा। उसकी चीखें सुनकर अशोकन और आनंद दौड़े। दोनों ने हाथ बढ़ाकर रेजी को निकालने की कोशिश की, लेकिन इसी कश्मकश में अशोकन के हाथ पर हल्की सी कट लगी और कुछ बूंदे खून जमीन पर गिरी।
अब इस जंगल में खून गिरने का अंजाम क्या होता है आप जानते ही हैं। माहौल फिर बदल गया। वही डरावनी आवाजें गूंज उठी। तीनों ने कान दबा लिए। अशोकन से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने बंदूक निकाली और हवा में फायर कर दिया और बस अचानक सब कुछ थम गया। आनंद ने आंखें खोली तो खुद को अकेला पाया। आसपास कोई नहीं था। फिर एक आवाज कानों में पड़ी, जेम्स तुम कहाँ हो? जेम्स को पुकारती हुई वही पुर्तगाली औरत वहां आ गई। आनंद को देखकर पूछा, तुम कौन हो? और बंदूक तान दी। तभी एक धड़ ने, जिसके सर नहीं था, आनंद के कंधे पर हाथ रख दिया। आनंद की चीख निकल गई और बस फिर से वो किसी और टाइमलाइन में पहुंच गया। इस बार उसने एक छोटी बच्ची को पेड़ के नीचे बैठकर रोते देखा। बच्ची ने बताया, मैंने अपना छोटा भाई खो दिया है। आनंद ने उसे तसल्ली दी, घबराओ मत, मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ कर लाता हूँ। आनंद थोड़ा आगे बढ़ा और एक लाश पर उसकी नजर पड़ी। वो ठिठक कर रुक गया। दिल धक से रह गया। ये लाश ऐसा ही अशोकन की थी। आनंद की मौजूदा टाइमलाइन 26 मई 1994 की थी, क्योंकि ठीक उसी वक्त स्टीफन अपनी टीम के साथ अपराधियों को पकड़ने जंगल में आया था। थोड़ी देर बाद आनंद ने पीटर को देखा। 3 अपराधी पीटर को अकेला पाकर उस पर हमला कर रहे थे। आनंद वहां से भागा और सीधा स्टीफन के सामने जा खड़ा हुआ। स्टीफन ने उस पर बंदूक तान दी। आनंद ने जल्दी से अपनी पहचान बताई, मैं वेल्लुर काडू थाने का कांस्टेबल हूँ। स्टीफन ने भी अपनी पहचान बताई, मैं स्टीफन पेरूमलाई थाने का ऐसा। नाम सुनते ही आनंद समझ गया ये वही आदमी है जिससे वॉकी टॉकी पर बात हो रही थी। उसने स्टीफन से तारीख पूछी और जवाब सुनकर वो हैरान रह गया। अब उसे पूरी बात समझ आ गई थी। इस जंगल में वक्त का कोई हिसाब नहीं है। यहाँ वो टाइम ट्रैप में फंस चुका है। एक टाइमलाइन से दूसरी में, फिर तीसरी में घूमता ही जा रहा है। तभी मूथुवेल की चीख सुनाई दी। स्टीफन दौड़ा और देखा 2 अपराधी मूथुवेल को मारने वाले हैं। ठीक पहले की तरह वही दृश्य फिर दोहराया गया। इस बार आनंद भी मौजूद था। स्टीफन ने एक अपराधी को गोली मार दी। खून जमीन पर गिरते ही टाइम लूप फिर शुरू हो गया। सब अलग अलग टाइमलाइन में पहुंच गए। आनंद इस बार एक प्यून जैसे कपड़े पहने आदमी को देख रहा था। वो आदमी पेड़ पर कुछ चक्र जैसी आकृतियां बना रहा था। आनंद के कदमों की आहट सुनकर उसने पूछा, तुम कौन हो? आनंद कुछ जवाब दे पाता उससे पहले गोली चलने की आवाज आई। मतलब कहीं और भी खून बहा और बस टाइमलाइन फिर बदल गई। आनंद इस बार 1960 में पहुंच गया, उसी रात जब पुर्तगाली औरत ने जेम्स और उसकी प्रेमिका को मारा था। आनंद ने जेम्स को भी देखा। अपनी आंखों से जेम्स को औरत के पेट में छुरा घोंपते हुए देखा। लेकिन जेम्स की किस्मत खराब थी। भागने की कोशिश में पुर्तगाली औरत के आदमी ने एक झटके में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। खून बहा और टाइमलाइन फिर बदली। आनंद वापस उसी टाइमलाइन में आ गया जहां वो प्यून आदमी था। चूंकि आदमी उसे पहले देख चुका था, इसलिए इस बार वो हैरान नहीं हुआ। उसने नर्म आवाज में पूछा, लगता है आप बहुत डर गए हैं। डरिए मत, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। आदमी ने बताना शुरू किया, आप जंगल में आते वक्त एक बड़ी सी कौवे की मूर्ति देखी थी ना? पूरा रहस्य उसी से जुड़ा है। जब पुर्तगाली पहली बार इस उपमहाद्वीप में आए थे, उस वक्त एक आदिवासी समुदाय इस मूर्ति की पूजा करता था। उनके लिए कौवा भगवान का प्रतीक था। वो लोग मूर्ति के चारों तरफ चक्कर लगाकर अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते थे। उनका मानना था, अगर गर्भवती औरतें पूजा करके कौवों को खाना खिलाएं तो उनकी संतान भगवान की कृपा से धन्य होगी। लेकिन फिर पुर्तगाली साम्राज्य फैलने लगा और इस इलाके का शासन लॉर्ड गैब्रियल एंटोनियो को मिल गया। एंटोनियो हर धर्म को मिटा देना चाहता था। उसकी एक ही नीति थी, सिर्फ राजा का गुणगान, सिर्फ राजा की पूजा। उसने सारे प्रार्थना स्थलों को तबाह कर दिया और मूर्तियों की तस्करी शुरू कर दी। इसी क्रम में उसे जंगल के कौवा मंदिर के बारे में पता चला। एंटोनियो अपनी सेना लेकर आया और मूर्ति को तोड़ने का हुक्म दिया। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मूर्ति 1 इंच भी नहीं हिली। गुस्से में पागल होकर एंटोनियो ने पूरे समुदाय को मार डाला और इतना ही नहीं, जंगल के सारे कौवे भी जिंदा जला दिए। और बस यहीं से शुरू हुई शापित समय की कहानी। कौवा देवता के पास वक्त को काबू करने की शक्ति थी। उसने जंगल को एक भूल भुलैया में बदल दिया। नतीजा, एंटोनियो की सेना को महल से जंगल आने में सिर्फ 1 घंटा लगा था। लेकिन वो सदियों से इस जंगल में भटक रही है, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। जो कौवा देवता पहले शांत स्वभाव का था, वो उस दिन अपने भक्तों का खून मिट्टी में बहता देखकर रौद्र रूप ले बैठा। तब से ये नियम बना, जब भी इस जंगल में खून बहता है और कोई आवाज एक तय सीमा से ज्यादा होती है, टाइम लूप शुरू हो जाता है और वक्त खुद को दोहराने लगता है। आपने अब तक जो लोग देखे हैं, वो सब अलग अलग टाइमलाइन से आए हुए हैं। उनमें से कोई नहीं मरा, बस सब वक्त के जाल में फंसे हुए हैं। आनंद ने हैरानी से पूछा, लेकिन आप ये सब कैसे जानते हैं? आदमी की आवाज में एक ग्लानि थी, क्योंकि इस सब के पीछे सबसे बड़ा कसूरवार मैं ही हूं।
मैं उस वक्त पुर्तगालियों का जासूस था। मैंने ही उन्हें यहाँ की खबर देकर उन्हें यहाँ तक पहुँचाया था। जाने से पहले आदमी ने एक सलाह दी, यहाँ से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है। जिस घटना की वजह से ये सब हो रहा है उसे होने ही नहीं देना है। अगर वो घटना रुक जाए तो टाइम लूप की ये भूल भुलैया हमेशा के लिए टूट जाएगी। आनंद इस वक्त वापस अपनी टाइमलाइन में था। रेजी की चीखें सुनकर वो गड्ढे की तरफ दौड़ा। देखा रेजी गड्ढे में गिरकर तड़प रहा है। अशोकन और खुद आनंद, यानी आनंद का पिछला वर्जन, रेजी को निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ आप जानते ही हैं। अशोकन के हाथ पर हल्की कट लगी, खून मिट्टी पर गिरा, माहौल बदला। अशोकन ने ब्लैंक फायर किया, आवाज की सीमा पार हुई और टाइम लूप दोबारा चालू हो गया। आनंद एक नई टाइमलाइन में पहुंच गया। यहाँ घुप अंधेरा था। आनंद ने जोर से चीख कर अपना हाथ काटा, खून बहाया और एक और टाइमलाइन में पहुंच गया। ये एक पुरानी टाइमलाइन थी जहां रेजी भी मौजूद था। यहाँ बचपन का रेजी अपनी बहन और दोस्तों के साथ स्कूल से घर लौट रहा था। तभी एक खूबसूरत सफेद घोड़ा देखकर रेजी उसके पीछे भागा। बहन ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो भी पीछे दौड़ी। दोनों जंगल में दाखिल हो गए और टाइम ट्रैप में फंस गए। ठीक उसी टाइमलाइन में वर्तमान का रेजी गड्ढे से बाहर आ गया, अपने बचपन के रूप के सामने खड़ा हो गया। उसने खुद को और अपनी बहन को जंगल में जाने से रोकने की कोशिश की लेकिन वो दोनों अनजाने में दौड़ पड़े। रेजी उनके पीछे दौड़ा और ठीक उसी पल वो उन कॉलेज स्टूडेंट्स के सामने आ गया जो जंगल में सूअर का शिकार कर रहे थे और लड़की की गलत निशाना लगी गोली सीधे रेजी के सीने में जा धसी और इसी तरह रेजी ने आखिरी सांस ली। उसकी लाश आगे चलकर मिली थी। आनंद ने अपनी आंखों से ये पूरा दृश्य देखा। उसने रेजी को बचाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। खून बहा, आवाज हुई और टाइमलाइन फिर बदल गई। आनंद वापस 26 मई 1994 की टाइमलाइन में पहुंच गया, उसी वक्त जब स्टीफन की टीम अपराधियों को पकड़ने जंगल में दाखिल हुई थी। पहले जो भी हुआ था आनंद ने इस बार उसे बदलने की कोशिश की। जैसे अपराधियों ने पीटर पर हमला किया था, आनंद आगे बढ़ा और पीटर को बचा लिया। उसने पीटर को सलाह दी किसी भी हालत में गोली मत चलाना। फिर वो स्टीफन के सामने पहुंचा। पिछली बार भी इसी टाइमलाइन में दोनों मिले थे लेकिन स्टीफन को कुछ याद नहीं था। आनंद ने फिर से अपनी पहचान बताई, मैं वेल्लूर काड़ू थाने का कांस्टेबल। आनंद ने स्टीफन से कहा आप जंगल छोड़कर चले जाइए। स्टीफन ने इनकार किया, अपराधियों ने मेरे 2 साथियों को मारा है, बिना उन्हें पकड़े मैं नहीं जाऊंगा। आनंद ने उसे समझाया अगर अभी आप यहाँ से नहीं गए तो अपने पत्नी और बच्चे को कभी नहीं देख पाओगे। आपकी पत्नी को बेटा होने वाला है। स्टीफन हैरान हो गया, तुम्हें ये सब कैसे पता? आनंद ने धीरे से कहा मेरा नाम आनंद है, मेरी माँ का नाम सेथु लक्ष्मी था। मैंने अपने पिता को कभी सामने से नहीं देखा, बस इतना जानता था मेरे पिता एक पुलिस अफसर थे। 30 साल पहले इसी जंगल में आए थे और कभी वापस नहीं लौटे। मेरे पास सिर्फ उनकी एक तस्वीर है। ये कहकर आनंद ने अपने बटुए से तस्वीर निकालकर दिखाई और वो तस्वीर स्टीफन की थी। यानी असल जिंदगी में स्टीफन ही आनंद के पिता थे। और सबूत के तौर पर आनंद ने अपना आईडी कार्ड भी दिखाया जिस पर उसके माता पिता का नाम लिखा था। अब तो स्टीफन को इस अजीब बात पर यकीन करना ही पड़ा। आनंद ने आगे बताया अब आगे क्या क्या होगा मैं बता देता हूँ। एक साथ सारे पंछी चहचहा कर उठेंगे। मुथवेल अपराधियों से बचने के लिए दौड़ता हुआ आएगा। आप एक अपराधी पर गोली चलाएंगे। जैसे ही वो पल आने लगा आनंद ने स्टीफन को सावधान किया, गोली मत चलाइए। मुथवेल की चीख सुनकर स्टीफन दौड़ा लेकिन इस बार गोली चलाने से पहले ही आनंद ने उसकी बंदूक छीन ली और अपराधियों को डराकर भगा दिया। स्टीफन थोड़ा नाराज हुआ लेकिन आनंद ने उसे समझाया यहाँ खतरा है, हमें यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। स्टीफन मान गया। उसने अपने बाकी साथियों को कौवे की मूर्ति के पास बुलाया। तब तक अपराधियों ने एक साथी को मारकर पेड़ से लटका दिया था। पीटर ने ये बात स्टीफन को नहीं बताई क्योंकि अगर बता देता तो स्टीफन पागल कुत्ते की तरह अपराधियों को ढूंढ ढूंढ कर मार डालता। मूर्ति के पास पहुंचने के बाद आनंद ने सबको लेकर रास्ता ढूंढना शुरू किया लेकिन वो जिस तरफ भी जाते बार बार उसी मंदिर के पास आ खड़े होते। मतलब वो साक्षात भूल भुलैया में फंस गए थे। आखिर में आनंद ने कहा हम सब अलग अलग दिशा में जाकर रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन इस बार भी वही हुआ। हताश आनंद ने आकाश की तरफ देखा। 3 पंछी चक्र काटते हुए उड़ रहे थे और बस उसे जासूस आदमी की बात याद आ गई। उसने पेड़ पर कुछ चक्र खींचे थे। आनंद ने वो पेड़ ढूंढ लिया जहां चक्र बने थे। उसने अंदाजा लगाया शायद इसी तरह चक्राकार चलते हुए वो जंगल से बाहर निकल सकते हैं। आनंद ने सबको मूर्ति के पास बुलाया। फिर सब मिलकर मूर्ति के चारों तरफ चक्र काटते हुए आगे बढ़ने लगे और कुछ ही देर बाद वो लगभग जंगल की सड़क के करीब पहुंच गए। लेकिन तभी अपराधियों ने छिपकर मुथवेल पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। एक और साथी को भी मारा। आनंद उन दोनों के पीछे भागा और उनकी गर्दन तोड़कर मार डाला ताकि खून न बहे।
बाकी अपराधियों को आनंद और स्टीफन ने मिलकर खत्म कर दिया। आखिर में सिर्फ स्टीफन, पीटर और आनंद बचे। तीनों जंगल से बाहर निकलने के एकदम करीब थे। तभी एक बचा हुआ अपराधी आ गया और स्टीफन के हाथ में एक टूटी हुई शाखा घोंप दी। पीटर ने गोली चलानी चाहिए, लेकिन आनंद ने उसे रोक दिया। अपराधी डरकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन तभी स्टीफन ने एक बेवकूफ़ी कर डाली। उसने हाथ में फंसी शाख खींचकर निकाल ली और शाख से खून की एक बूंद जमीन पर गिर पड़ी। आनंद का सिर पीट लेने का मन हुआ। इतनी मेहनत बेकार जाने वाली थी। कुछ ही पलों में घना अंधेरा छा गया। डरावनी आवाजें गूंजने लगी। तीनों ने कान दबा लिए। लेकिन कुछ देर बाद माहौल अपने आप शांत हो गया, क्योंकि टाइम लूप दोहराने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी जरूरी थी, खून और तेज आवाज। यहाँ खून तो बहा, लेकिन कोई तेज आवाज नहीं हुई, इसलिए चीजें संभल गईं। लेकिन अब तीनों फिर भ्रम में पड़ गए। तीनों को 3 अलग अलग दिशाओं से सड़क की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी आनंद ने कौवों की कांव कांव सुनी। उसी आवाज का पीछा करते हुए उसने सबको आगे बढ़ाया। कुछ ही देर बाद उन्हें सड़क पर एक गाड़ी जाती दिखाई दी। तीनों ने दौड़कर गाड़ी रुकवाई। आनंद ने स्टीफन और पीटर को गाड़ी में बिठा दिया और उनसे चले जाने को कहा। स्टीफन ने आनंद से भी साथ चलने को कहा, लेकिन आनंद ने सिर हिला दिया। मैं इस तरह सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इस टाइमलाइन में मौजूद ही नहीं हूं। आनंद ने आखिरी सलाह दी, अपनी पत्नी और बच्चे का ख्याल रखिएगा। बाप के बिना बड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। स्टीफन ने भारी मन से विदा ली और चला गया। इसके बाद आनंद ने अपनी बंदूक निकाली, जंगल की तरफ बढ़ा और खुद ही अपने सर में गोली मार ली, क्योंकि उसे पता चल चुका था इस जंगल में कोई नहीं मरता। टाइम लूप दोहराने पर हर कोई दोबारा जिंदा हो उठता है। वर्तमान का आनंद अब भी जंगल के टाइम लूप में फंसा हुआ था, लेकिन 1994 में स्टीफन ने टाइम लूप तोड़कर बाहर निकलकर अपनी पत्नी और बच्चे के पास लौट जाने की वजह से एक नई वैकल्पिक टाइमलाइन बन गई। उस टाइमलाइन में वर्तमान समय में एक और आनंद मौजूद था। उस आनंद की पत्नी भी अब गर्भवती थी। आनंद अस्पताल की बेंच पर बैठे बैठे सो गया था। अचानक नींद टूटी तो उसने पाया कि उसके बगल में उसके पिता स्टीफन बैठे हैं। उसी दिन आनंद की पत्नी नीतू ने एक बेटी को जन्म दिया। कुछ दिन बाद आनंद ट्रांसफर लेकर वेल्लूर काडू जा रहा था, लेकिन इस टाइमलाइन में वो कांस्टेबल नहीं था, वो एएसआई था। रास्ते में उसने पेरूमनाई थाने के बारे में पूछताछ की, क्योंकि उसके पिता स्टीफन की वहीं पोस्टिंग रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात अशोकन से हुई। इस टाइमलाइन में अशोकन एएसआई थे, यानी आनंद के माताहत। अशोकन को देखकर आनंद को कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन याद नहीं आया। रास्ते में अशोकन ने वही सारे सवाल पूछे जो पिछली टाइमलाइन के आनंद से पूछे थे। चलते चलते आनंद ने जंगल के अंदर से झांकता वही हिरण भी देखा, और इस बार भी अशोकन के पास कांस्टेबल रशीद का फोन आया। सर, हम जंगल के रास्ते पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, एक गाड़ी की तलाशी ली, कुछ बिगड़े लड़के वीडियो शूट कर रहे हैं। एएसआई रिजी ने उन्हें पकड़ लिया है। अशोकन फिर परेशान हो गए और आनंद को पूरा माहौल देजावू जैसा लगने लगा, जैसे ये सब पहले भी हो चुका है। रास्ते में उनकी गाड़ी से कोई टकराया। अशोकन और एक कांस्टेबल उतरे। देखा, एक लड़की गाड़ी से टकराकर गिरी पड़ी है। ये वही लड़की थी जो दोस्तों के साथ जंगल में सूअर का शिकार करते हुए अनजाने में रजी को गोली मार बैठी थी। शायद किसी तरह वो जंगल से बाहर निकल आई और बाहर निकलते ही उसका ये अंजाम हुआ। दोनों ने मिलकर लड़की को गाड़ी में आनंद की गोद में लिटाया। आनंद की नजर लड़की के फोन के वॉलपेपर पर पड़ी और देखकर उसके होश उड़ गए। तस्वीर में लड़की के साथ खुद आनंद खड़ा था। लड़की को आधा होश आया तो उसने आनंद को पापा कहकर पुकारा और उसकी गोद में ही दम तोड़ दिया। आनंद हैरान रह गया, ये कैसे मुमकिन है? उसकी बेटी तो अभी कुछ दिन की नवजात है। यकीन के लिए उसने नीतू को फोन किया। नीतू ने बताया, मैं बेटी को झूले में झुलाकर सुला रही हूँ। फोन काटकर आनंद सोच में पड़ गया। उसकी इतनी बड़ी बेटी थी, मतलब वो किसी और टाइमलाइन से आई थी। जब जब इस जंगल में कोई नया घुसता है और जब जब टाइम लूप घूमता है, हर बार एक नई टाइमलाइन बनती है और इसी तरह सब एक विशाल टाइम लूप के जाल में फंसते जा रहे हैं। तभी आनंद को जंगल के अंदर लॉर्ड गैब्रियल एंटोनियो दिखाई दिया। जासूस आदमी की बात उसके दिमाग में गूंज उठी। इस टाइम लूप को तोड़ने का सिर्फ एक रास्ता है। जिस घटना की वजह से ये सब हो रहा है उसे होने ही नहीं देना है। मतलब अगर एंटोनियो की पुर्तगाली सेना को जंगल में तांडव मचाने से रोक दिया जाए तो वक्त अपनी सामान्य गति से चलेगा और सब एक ही टाइमलाइन में मौजूद रहेंगे। क्या आनंद इस टाइम लूप की भूल भुलैया को तोड़ पाएगा? इस सवाल का जवाब हमें तब मिलेगा जब इस फिल्म का सीक्वल पार्ट रिलीज होगा। फिलहाल इस पार्ट की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन फिल्म की कहानी का चक्र थम जाए तो भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड का चक्र कभी नहीं थमेगा। हम नई नई फिल्मों की रहस्यमयी कहानियां लेकर लगातार आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तो जुड़े रहिए सिने स्टोरी की टाइमलाइन के साथ। और हाँ, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।